हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। तो सिलिकॉन्स का वर्गीकरण यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको सिलिकॉन्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी दे दिया था। उसके अलावा हमने अकार्बनिक बहुलक के बारे में भी आपको बताया था कि आखिर अकार्बनिक बहुलक होते क्या हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि सिलिकॉन्स की वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन से वर्ग में इसको बांटा गया है। तो पहला आप देखेंगे तो सिलिकॉन तेल में इसको वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा में सिलिकॉन रबर है आपका, और तीसरा है सिलिकॉन ग्रीस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिलिकॉन रेजिन। तो 4 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब आप जब पहला वाला देखेंगे तो वह क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपने एग्जाम में लिखना है। वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ के आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आपको समझ में भी आएंगी। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम अपने तरफ से समझाते चलेंगे, आपको जो डाउट्स होने वाले हैं अगर हमको लगता है तो उसको हम क्लियर भी करते चलेंगे। जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के एल्किल एवं एरिल हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों से प्राप्त सिलिकॉन एरिल एल्किल समूह श्रृंखला की लंबाई संरचना की भिन्नता होने पर भिन्न प्रकृति रखते हैं। इस आधार पर सिलिकॉन बहुलकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, हमने आपको सिलिकॉन्स जब पढ़ाया था तब हमने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो सिलिकॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आपके पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन अल्टरनेट क्रम में पाया जाता है। तो इस सिलिकॉन के साथ 2 एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हमने आपको बताया हुआ था कि सिलिकॉन से 2 एल्किल ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम यहाँ पर एल्किल ग्रुप बोल रहे हैं तो एल्किल ग्रुप की जगह पर आप क्या क्या ले सकते थे। आप कोई रेखीय कंपाउंड ले सकते थे या साइक्लिक कंपाउंड ले सकते थे, यानी कि एल्किल ले सकते थे, या फिर बेंजीन भी ले सकते थे, या एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते थे। अब एल्किल में आप मेथिल लिख सकते हैं, प्रोपिल लिख सकते हैं, या फिर इथाइल लिख सकते हैं, ब्यूटिल लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एल्किल की जगह लिख सकते थे। एरिल की जगह आप बेंजीन को भी ले सकते थे, है ना। तो अब एरोमेटिक अदर कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह आर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कारण इस सिलिकॉन्स बहुलक की जो साइज है, उसकी लेंथ है, उसकी चौड़ाई है, इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इन सब का प्रभाव भी आपके जो सिलिकॉन्स बहुलक होता है उस पर पड़ता है, उसके क्वालिटी को चेंज कर देता है, उसको उस तरह से प्रभावित करता है ना। तो उसके लिए यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है उस आधार पर, चूंकि उनके गुण परिवर्तित हो गए। अब जब गुण परिवर्तित हो गए तो उन सभी को यहाँ पर अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। अब सबसे पहला जो वर्ग है वह सिलिकॉन तेल है। आखिर सिलिकॉन तेल क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, उसको देखते हैं। अब आपको सिलिकॉन तेल्स बनाना है, तब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो रेखीय सिलिकॉन होना चाहिए, और यानी कि रेखीय बहुलक होना चाहिए, एक चक्रीय बहुलक होना चाहिए, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिश्रित कर दीजिए, और किसके प्रेजेंट में मिश्रित करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में मिश्रित करते हैं। उपयुक्त मात्रा मिलाकर, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयुक्त मात्रा मिलाकर बहुलकीकृत करते हैं। जब बहुलीकृत करते हैं तब आपको मिलता है सिलिकॉन तेल, जो कि तरल होता है, लिक्विड होता है, जिस तरह से आपका वाटर रहता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, यह सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस जो बहुलक है, इस बहुलक का एक साइड को ब्लॉक कर देगा। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे सिलिकॉन यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, जैसे सिलिकॉन यहाँ पर दिया गया है, तो सिलिकॉन का एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है इस साइड, ये आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 लकीर यहाँ पर शो किया गया है। तो 2 तो एल्किल ग्रुप के साथ इस तरह से जुड़ गया है, और तीसरा वापस से ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर है। तो इतना चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके इस साइड भी उसी चीज़ को, मतलब 3 लकीर से शो किया गया है, उन्हीं बॉन्डेज को। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब क्या होता है, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन से भाग में टूटता है, आपका SO3H और H पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो SO3H नेगेटिव है वह यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब क्या होगा, SiO SO3H, इस तरह से आपका बनेगा। और क्या कंपाउंड बनेगा, दूसरा कंपाउंड आपका रहेगा ये वाला सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में वापस से रिएक्ट करते हैं तो वापस से पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड निकल कर बाहर चला गया, और जो पहले कंपाउंड हुआ करता था वही कंपाउंड आपको मिले हैं, है ना। तो ये यहाँ पर आपको शो करना है अपने एग्जाम में। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं सिलिकॉन तेल की। वह क्या है कि यह निम्न श्यानता
ताप गुणांक रखते हैं। इन हाइड्रोलिक तरल गुण होते हैं, जिस तरह से लिक्विड होते हैं, जिस तरह से वाटर होते हैं, ठीक उसी तरह से यह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अच्छे विद्युत के प्रतिरोधक हैं, यानी कि यह विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। उच्च तापीय स्थायित्व वाले तरल हैं। और सिलिकॉन तेल अत्यधिक स्थायी होते हैं, वाष्पशील होते हैं। सिलिकॉन तेल की श्यानता ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है और कम अणुभार वाले सिलिकॉन ही सिलिकॉन तेल में प्रयुक्त होते हैं। अब जो कम अणुभार वाले सिलिकॉन्स होंगे वही इस तरह के सिलिकॉन्स तेल का निर्माण करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब अगले की ओर बढ़ें तो सिलिकॉन रबर बोला गया है। अब आप इसे कैसे बनाते हैं? तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला के रूप में आपके पास सिलिकॉन का बहुलक है। मान लीजिए आपने दो श्रृंखला युक्त बहुलक लिया है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस लिंकिंग भी पाया जा रहा है, तब यह जो आपका निर्मित हुआ है यह एक एसिडिक नेचर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, एसिडिक कंडीशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो इस एसिडिक कंडीशन, यह एसिड जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तब की स्थिति में आपका निर्मित होता है सिलिकॉन रबर। जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर वह चीज़ आपको समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जो सिलिकॉन रबर है वह लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, जिनकी श्रृंखलाओं के मध्य में कुछ जाल बंद होते हैं, यानी कि क्रॉस लिंकिंग होते हैं। यानी कि आपके पास क्या है, दो अगर श्रृंखला वाले सिलिकॉन के बहुलक हैं तो उनके मध्य इस तरह से बंध निर्मित होगा, वह क्रॉस लिंकिंग के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, अब आगे आप पढ़ते हैं तो सिलिकॉन रबर के रेखीय डाइमेथिल पॉली सिलेनॉक्सेन से बनता है, जो कि एक उच्च अणुभार वाले होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब बहुलकीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो वह अम्ल उत्प्रेरित होता है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में होता है। लेकिन अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण कराते हैं, तब की स्थिति में आपका जो रबर बनने वाला है, सिलिकॉन रबर बनने वाला है, यह जो सिलिकॉन रबर है वह उच्च गुण वाला होता है। सिलिकॉन रबर में 6000 से 60 लाख तक के सिलिकॉन इकाई उपस्थित हो सकते हैं। अब जब आप सिलिकॉन रबर बना रहे होते हैं तब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन जिंक ऑक्साइड, कभी कभी ग्रेफाइट को आप पूरक यानी कि फिलर के रूप में प्रयोग करते हैं। अब वलयनीकरण बेंजोइल परऑक्साइड से किया जाता है। सिलिकॉन रबर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस से 200 घंटे तक तथा 540 डिग्री सेल्सियस ताप 90 घंटे तक सहन कर सकता है। 400 डिग्री सेल्सियस को 200 घंटे तक सहन कर सकता है। ठीक है, और 550 डिग्री सेल्सियस लगभग 90 घंटे तक सहन कर सकता है। तो ये इसमें क्वालिटी होता है। इसके अलावा -90 डिग्री सेल्सियस से प्लस 250 डिग्री सेल्सियस तक यह प्रत्यास्थ बने रहते हैं। अब देखते हैं कि सिलिकॉन ग्रीस क्या होता है। तो सिलिकॉन जो तेल होते हैं और अन्य पूरक होते हैं, इनके प्रयोग करते हुए सिलिकॉन ग्रीस बनाए जाते हैं। अब सिलिकॉन ग्रीस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप सिलिकॉन तेल को ले लीजिए और कार्बन ब्लैक या फिर कोई विशेष साबुन ले लीजिए। अब साबुन की जगह क्या क्या रहेगा, देखिए आप लिथियम स्टीयरेट ले सकते हैं या फिर सिलिका ले सकते हैं, महीन सिलिका। इनके साथ आप मिश्रित कर दो सिलिकॉन तेल को और सिलिकॉन ग्रीस वैसलीन जैसे पदार्थ निर्मित होते हैं। अब इनके क्वालिटी के बारे में बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस में परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि यह ठंड भी सहन करने में सक्षम होते हैं। अब 200 डिग्री सेल्सियस ताप से भी यह द्रवित नहीं होते हैं। जहां इसकी क्वालिटी में -40 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और +200 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग आप बेरिंग वगैरह में करते हैं। अब बेरिंग का इस्तेमाल आप जानते हैं पंखे वगैरह में किया जाता है ना। अब सिलिकॉन रेजिन देख लेते हैं, अगला हमारा पॉइंट। अब सिलिकॉन रेजिन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन रेजिन कैसे निर्मित होता है, तो आपके पास दो कंपाउंड होने चाहिए, वो भी सिलिकॉन के बहुलक ही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला बहुलक है आपका डाइमेथिलसिलिन और दूसरा है आपका ट्राइमेथिलसिलिन। तो आपका जो डाइमेथिलसिलिन है, इसका आपको जल अपघटन करना है इस कंपाउंड के प्रेजेंट में। ठीक है, अब जब जल अपघटन करा रहे हैं उसके बाद बहुलकीकरण कर रहे हैं तो आपको दृढ़ बहुलक प्राप्त होता है। इसी दृढ़ बहुलक को आप बोलते हैं सिलिकॉन रेजिन। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। जैसे टालविन के प्रेजेंट में आपका यह जो कंपाउंड है सिलिकॉन का और यह जो कंपाउंड है डाइबेंजिलसिलिन, तो इन दोनों को मिलाकर जल अपघटन करते हैं, तब की स्थिति में आपका सिलिकॉन रेजिन बन के तैयार हो जाता है।
ठीक है। तो आंशिक बहुलकीकरण अगर करते हैं तो उसके बाद हम उसे धोते हैं, तो धोने पर हमारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वह दूर हो जाता है। अब इसे वांछित आकृति देकर चतुर्था अमोनिया लवण के साथ गर्म करते हैं। अब संरचना में शेष हाइड्रोक्साइड समूहों का संघनन हो जाता है और अमोनिया लवण उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका सिलिकॉन रेजिन्स बनता है। अगर आपको अभिक्रिया के रूप में दिखाना है तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, जहाँ फेनिल को C6H5 को पीएच से डायरेक्टली यहाँ पर शो कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का यह टॉपिक कवर होता है।